तो गाइस लैंड ऑफ मिरेकल सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लोटस को डेव और माइक के साथ में दिखाया जाता है, जहां पर वो उन लोगों को इस एंसेंट्रल कोर्ट के बारे में बताती है कि यहाँ पर आकर क्या क्या हुआ, ये जमीन इस तरीके से कैसे हो गई। साथ ही वो उन लोगों को ये भी बताती है कि उसका पीएलएस बीट को लेने का असली मकसद क्या है। लोटस कहती है कि 7 डिवाइन बीट्स को बनाने के लिए जिन 7 महासंतों ने अपना योगदान दिया था, उन्हीं में से उसके लोटस क्लेन की भी एक शादी शामिल थी, जो कि उस वक्त की ट्विन थी, और उनके ट्विन होने की वजह से उन्हें केवल एक में ही गिना गया। और पीएलएस बीड के पास में पावर सप्लाई करने की जो पावर है वो भी लोटस क्लेन के साध्वी के द्वारा दी गई थी। इसीलिए लोटस कहती है कि पीएलएस बीड को लेने का मेरा यही मकसद है, क्योंकि पीएलएस बीड के अंदर मेरे ही परिवार का खून है। और जब मुझे होली सिटी में पता चला कि तुम दोनों के पास में पीएलएस बीड की पावर है, तो मैं बहुत ही ज्यादा निराश और हताश हो गई। इसीलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं तुम दोनों को ही पकड़ के ले जाऊंगी और इंटेरोगेट करूंगी अपने पीएलएस बीड को वापस से पाने के लिए। इसीलिए पहले तो आप लोग मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों के साथ में जो कुछ भी किया। अब लोटस की इतनी सारी बातें सुनने के बाद डेव और माइक दोनों ही सोच में पड़ चुके थे कि आखिर वो लोग इससे क्या कहें, वो इस पर भरोसा करें भी या नहीं, क्योंकि इस बार तो लोटस सीधा पीएलएस बीड के ऊपर अपना हक जता रही है। इसीलिए फिर डेव उससे कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम हमसे चाहती क्या हो, जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में है सब कुछ खुलकर बोल देना। लोटस कहती है कि ठीक है, मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे मेरा पीएलएस बीड वापस लौटा दो, ताकि मैं अपने रास्ते पर चली जाऊँ और आप लोग अपने रास्ते पर चले जाओ। क्योंकि वैसे भी इसकी सच्चाई तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि पीएलएस बीड मेरे ही एंसेस्टर्स के खून से बनाया गया है। इसीलिए तुम लोग कभी भी पीएलएस बीड की फुल पोटेंशियल को यूज कर ही नहीं पाओगे। उसे इस्तेमाल करने का हक केवल मेरे पास और मेरे क्लेन वालों के पास में है। तो डेव उससे कहता है कि ठीक है, अब तुम हमें सबसे पहले ये बताओगी कि पीएलएस बीड के फुल पोटेंशियल को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, या उसे इस्तेमाल करने का कोई स्पेल है या फिर किसी और चीज से। तो लोटस सोच में पड़ जाती है कि अब वो आकर उससे क्या कह दे। तो डेव उससे कहता है कि जब तुम्हें खुद ही स्पेल के बारे में नहीं पता, तो फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि इसे इस्तेमाल करने का हक केवल तुम्हारे ही पास में है, या फिर तुमने हमसे जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ था। इसीलिए अब तुम्हें इस बात को साबित करके दिखाना होगा कि तुम पीएलएस बीड का इस्तेमाल करना हम दोनों से बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हो। अगर तुम इस बात का साबित कर दोगी तो हम तुम्हें पीएलएस बीड भी दे देंगे। और जैसे ही माइक खाते खाते थोड़ा सा शांत होता है, तो फिर वो लोटस से कहता है कि अब सुनो मेरी बात, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो जितने भी पीएलएस बीड है वो सारे के सारे हमेशा ही अपने होस्ट के साथ में कंबाइन रहते हैं, और इसी वजह से हम लोग चाहकर भी उसे अपनी बॉडी से नहीं निकाल सकते। इनकी पीएलएस बीड ने हम दोनों को अपना होस्ट बनाया है। और एक बात ये भी है कि हम आखिर तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करें, हम कैसे मान ले कि तुमने जो भी कहा है वो सब कुछ सही था, क्योंकि वैसे भी तुम तो पहले हम लोगों को अरेस्ट कर चुकी हो, जहाँ से जैसे तैसे करके हम दोनों ने अपनी जान बचाई थी। तो लोटस उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे कुछ ऐसा कहने वाली हूँ जिसको तुम मना नहीं कर पाओगे। अगर तुम मुझे पीएलएस बीड दे देते हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर डेव के मुंह से तो पानी निकल जाता है। और आप लोगों को इस नए प्रेम जोड़े के बारे में क्या ख्याल है? लीजेंड्स लोग जल्दी से अपनी राय को मुझे कमेंट में देंगे। और डेव के मुंह से निकलने वाला पानी लोटस और माइक के ऊपर गिरा था, और माइक यहाँ पर उससे कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। वो अपने मन में सोचता है कि तुम मेरा दोस्त नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरे बसते हुए घर में तो हमेशा ही आग लगा देता है। तभी डेव यहाँ पर लोटस से कहता है कि जितना मुझे पता है तुम्हारे सिल्वर लोटस क्लेन वाला कोई भी शादी नहीं कर सकता। तो लोटस कहती है कि लेकिन मैं ये पीएलएस बीड को पाने के लिए कर सकती हूँ। पीएलएस बीड के लिए मैं अपने नियमों को भी तोड़ सकती हूँ, और वैसे भी पीएलएस बीड की जरूरत मुझसे ज्यादा मेरे क्लेन को है, इसीलिए वो लोग जरूर मेरी इस गलती को भी माफ कर देंगे। और वो जैसे ही डेव की तरफ जाने लगती है तो डेव तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में जैसा सोच रही हो मैं वैसा नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो फिर वो माइक की तरफ देखने लगती है, जिससे कि फिर माइक भी कहता है कि मुझे माफ करो, मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। तो लोटस कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या मैं उतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ? लेकिन अब इस तरह बढ़ते आ रही थी रेड क्वीन रूबी। तो माइक कहता है कि ऑलरेडी मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है रेड क्वीन रूबी, जो कि देखने में तुमसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और तभी रेड क्वीन रूबी उन लोगों को देखते हुए माइक से कहती है कि क्या अभी तुमने जो कहा वो सब कुछ सच है, क्योंकि वो लोटस के बनाए गए एनर्जी शील्ड को आराम से देख सकती थी। और रेड क्वीन रूबी को देखकर डेव की तो आंखें चमकने लगती हैं, क्योंकि तभी वो केवल अपने एक ही झटके के साथ में बनी हुई एनर्जी शील्ड को ब्रेक कर देती है, जिससे कि रेस्टोरेंट वालों को भी वो नजर आने लगे थे। लोटस हैरान हो जाती है कि आखिर उसने ऐसा कैसे कर दिया। दूसरी तरफ से माइक और डेव रेड क्वीन रूबी को देख रहे थे, क्योंकि अब वो पहले से और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगी है। और फिर रेड क्वीन रूबी चलते हुए लोटस के सामने पहुंच जाती है और अपने फुल स्वैग के साथ में कहती है कि यहाँ से दफा
हो जाओ। तो लोटस डेव और माइक के चेहरे की तरफ देखती है, लेकिन उन लोगों का भी उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता। यानी कि अब लोटस का यहाँ से जाने का वक्त भी आ चुका था। वो चाहकर भी रूबी का कुछ भी नहीं उखाड़ सकती, इसीलिए वो निराश होकर इस रेस्टोरेंट से बाहर की तरफ चली जाती है। और उसके जाते ही अब बारी आ चुकी थी डेव और माइक की, क्योंकि रेड क्वीन रूबी तभी माइक से कहती है कि अभी अभी तुम मेरे बारे में कुछ कह रहे थे। तो उसके सामने तो माइक की जवान लड़खड़ाने लगती है। वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर अपनी एक फीमेल फ्रेंड के बारे में कह रहा था कि वो लोटस से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इतना याद रखो कि ये सेंट्रल हॉल है और तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। तो रेड क्वीन रूबी कहती है कि हाँ, मैं इस जगह के बारे में सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि मैं इस जगह पे काफी सालों पहले आई थी। और रेड क्वीन रूबी उन लोगों के साथ में खाने के लिए बैठ जाती है, लेकिन इतने खाने से उसका आखिर क्या ही होगा। तो माइक चिल्लाते हुए वेटर से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर 2 डिशेस और लेकर आ जाओ। और जैसे ही रूबी के लिए यहाँ पर खाना लाया जाता है, फिर वो उन लोगों को दिखाती है कि आखिर असली खाना खाते कैसे हैं, क्योंकि वो उन लोगों की ही आंखों के सामने यहाँ पर प्लेट साफ किए जा रही थी। इसका सारा का सारा बिल फट रहा था डेव और माइक के ऊपर। रूबी के खाना खाने की वजह से डेव के हाथों से वो सारी की सारी फायर एंड आइस बॉल्स गायब हो जाती हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके रेड क्वीन रूबी ने यहाँ का सारा खाना ही समाप्त कर दिया था। और डेव का सारा पैसा भी उसकी पेटी से गायब हो जाता है। और इतना खाना खाने के बाद जैसे ही उसको प्यास लगती है, तो माइक तुरंत ही भागते हुए जाकर उसके लिए एक गिलास पानी भी ले आता है, क्योंकि जब दावत के लिए बुलाया है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। माइक उम्मीद लगाता है कि कम से कम अब तो इसकी भूख शांत हो जाएगी, लेकिन वो तो अभी भी उन दोनों को घूर कर देखे जा रही थी। तो माइक उससे कहता है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन हम दोनों ने ही तुम्हारी जान बचाई थी। रेड क्वीन रूबी उससे कहती है कि मैं यहाँ पर पूरे 10 दिनों से हूँ, यानी कि ये कि मैं तुम दोनों को ढूंढने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे कोई ऐसी चीज सेंस हुई जो कि मेरी पावर्स को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि एक ऐसी चीज से मेरा लेवल अप होगा जिससे कि मैं बाद में यूजलेस हो जाऊंगी, और ये सब कुछ हो रहा है तुम दोनों की वजह से। तो माइक उससे कहता है कि रुको, पहले मुझे सब कुछ सही सही बताओ, हम दोनों ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया। तो रेड क्वीन रूबी कहती है कि तुम इतने जल्दी कैसे भूल सकते हो। तो माइक उससे कहता है कि अगर मैं ये कहूँ कि उसको करने में हमारा कोई भी हाथ नहीं था, तो क्या तुम हमारा भरोसा करोगी। तो रूबी मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहती है कि उस दिन के बाद मैं तुम लोग की बॉडी की एनर्जी को फील नहीं कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर केवल इसलिए आई थी क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों खुद ही यहाँ पर आ जाओगे, जिससे कि उन दोनों को अपने ही किए पर पछतावा हो रहा था। रूबी कहती है कि अब तुम दोनों मेरे साथ में चलोगे, क्योंकि मैं तुम दोनों को एक ऐसा मौका दूंगी जिससे तुम लोग ये सारे के सारे झमेले से बाहर हो जाओगे। और वैसे चिंता मत करो, क्योंकि अब मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहती, ये तुम लोग बेफिक्र होकर मेरे पीछे आ सकते हो। तो फिर डेव और माइक यहाँ से रूबी के पीछे पीछे चले जाते हैं, क्योंकि अब रूबी पहुंच जाती है अपनी एंसेस्टर एंट के पास में, जहाँ पर उसका एक बहुत ही विशालकाय टॉम बनाया गया था। और उसको देखने के बाद रूबी अपने सामने खड़े हुए डेव और माइक को बुलाती है। माइक और डेव तुरंत ही उसकी बात को मानकर उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही माइक डेव से कहता है कि अगर यहाँ पर कोई भी गड़बड़ होगी तो हम लोग तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर भाग जाएंगे। लेकिन डेव कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई भी खतरा फील नहीं हो रहा। और फिर रूबी उन दोनों से कहती है कि मिलो हमारे ग्रेट मॉन्स्टर से, जो कि है स्वेल्विंग आर्ट्स की क्वीन, मेरी एंसेस्टर होने के साथ साथ जीवन रक्षा करने वाली सबसे वफादार गार्डियन। माइक कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वेल्विंग आर्ट्स किसी की जिंदगी को बचाने के बारे में कैसे सोच सकती हैं, वो तो केवल दूसरों की जान लेना ही जानती हैं। रेड क्वीन रूबी कहती है कि ये सब कुछ तुम्हें ग्रीन ओशन क्लेन के लोगों ने ही बताया होगा, तुम लोगों को कहीं सुनी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो उन लोगों को यहाँ पर सच्चाई दिखाती है। और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।